मनी मैटर्स फॉर वुमेन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी अरुण वर्मा। जी बिजनेस का ये शो खास हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए, चाहे आप हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग फीमेल, आप इस शो का हिस्सा बन सकती हैं। अपने सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं। आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट देंगे। सवाल भेजने का तरीका बेहद आसान है। SHE हमारा कोड लिखकर 57575 पर भेजना होगा। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट तक पहुंचा सकती है। SHE@ZNetwork.com ये हमारा ईमेल का पता है। चलिए शुरुआत करते हैं, एक नजर डाल लेते हैं क्या रहेगा शो में खास। आज म्यूचुअल फंड्स पर कुछ सवाल हैं, तो हम डेट और इक्विटी की क्या एलोकेशन होनी चाहिए, यानी क्या रेशियो होना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही न्यू पेंशन स्कीम पर भी एक सवाल आया है, और साथ ही शो को खत्म करने से पहले रिडेम्पशन के समय में, यानी रिडेम्पशन की स्थिति में आपका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होता है म्यूचुअल फंड्स का, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं प्रकाश रंजन सिन्हा, वेल्थ मैनेजमेंट, GR लद्दा फाइनेंशियल। प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, अंजना जायसवाल हैं, देवरिया उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है अंजना आपका। पूछिए, क्या जानना चाह रही हैं? मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने PSL में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, और मेरे को ये जानना है कि PSL है जो एक चिट फंड कंपनी है या क्या है ये, और इसमें आगे भी पैसा इन्वेस्ट करना क्या सेफ रहेगा या कैसा रहेगा? आपके मन में ये क्यों आ रहा है विचार? जैसे आपने अगर किसी के कंसल्टेंट का आपने किया होगा, किसी की सलाह में आपने इतनी बड़ी रकम एक छोटी सी कंपनी में लगाई है, क्या सोचकर आपने इसमें निवेश किया? किस तरह के रिटर्न्स ऑफर कर रही है ये कंपनी? मैम, ये कंपनी 6 साल में लगभग 2 गुना मेरी, 2 लाख का 4 लाख कुछ हजार तक की। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे अंजना, कि जो कुछ भी ये ऑफर्स आपको मिल रहे हैं, जो रिटर्न्स कंपनी बता रही है, क्या आपके पास का कोई रिटर्न प्रूफ है? क्या ये चीज लिखित में है, किसी डॉक्यूमेंट में मेंशन है? लिखित में है, ये एक बॉन्ड पे लिखित दिया जा रहा है जी। और कितना समय हो चुका है आपको इसमें निवेश किए हुए? लगभग मैम 6 मंथ्स हुए हैं। और जैसा कि अपनी कंपनी का कहना है कि ये डबल हो जाएगा 6 साल के अंदर, ऐसा कंपनी का कहना है। चलिए पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट से। प्रकाश, इस तरह के कई और भी सवाल आते हैं शो पर। आज अंजना का सवाल है पर्ल्स ग्रुप को लेकर। इस तरह की कई सारी छोटी कंपनीज हैं जो काफी अच्छे रिटर्न्स शो करती हैं। इनफैक्ट हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट FDs भी काफी सारी आती हैं, NCDs भी आते हैं। लेकिन एक वेल नोन कंपनी में निवेश करना और एक छोटी, एक लेसर नोन कंपनी में निवेश करने में क्या अंतर है, और कितना रिस्क इसमें इन्वॉल्व है? प्रकाश, सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आप जी, तो यानी कि एक निजी कंपनी में निवेश का सवाल है, और साथ ही ये जानना चाह रही हैं कि 2 लाख रुपए जो इन्होंने निवेश किए हैं, ऐसा कंपनी का कहना है। साथ ही रिटर्न में भी कंपनी ने लिखा हुआ है कि डबल हो जाएगा ये अमाउंट, यानी अगर ये 2 लाख रुपए निवेश करती हैं तो 6 साल के अंदर उन्हें 4 लाख की राशि मिलेगी। इसमें टैक्स ट्रीटमेंट वगैरह पर कुछ भी डिटेल्स नहीं है। प्रकाश, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो ऐसी कंपनीज में निवेश करना कितना रिस्की है? मेरे ख्याल से बहुत रिस्की है, क्योंकि मैं आपको बड़ा साफ बता दूं कि जब भी आप इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसकी रेटिंग देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे जो एक तरह से अनसिक्योर्ड लोन माना जाता है, और इसके लिए आपको अगर कल को कंपनी डिफॉल्ट करती है आपके प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट में, तो आपके पास लीगल रिकोर्स के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता है। हर निवेशक को चाहिए कि पहले वो देख ले कि उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, जो कि या तो क्रिसिल, इकरा या केयर के द्वारा होती है, जो कि एक रेप्यूटेड रेटिंग एजेंसीज कंपनीज हैं। जहां तक ये पर्ल ग्रुप का सवाल है, मेरी जानकारी के हिसाब से ये एक लैंड बैंक है, और ये लैंड बैंक को सेल करके ये कुछ अपनी प्रॉफिट दिखाएंगे, या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं इनके रियल स्टेट में या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है। जहां तक एक और मैं आपको बता दूं, इन्होंने बताया कि 6 साल में दुगना हो जाएगा। अगर हम उसके हिसाब से देखें तो लगभग 12.25% का ये एक इंटरेस्ट बनता है। अगर हम रेटिंग के हिसाब से देखें तो ये लोअर रेटेड जो कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स होते हैं वो लगभग इतना देते हैं। इस कंपनी की रेटिंग भी नहीं है, तो रिस्क तो बहुत बड़ा है जी। मैंने एक चीज और बता दूं आपको इसके बारे में कि कुछ कंप्लेंट्स भी आई हैं कुछ लोगों की उनको पेमेंट मिलने में दिक्कत हो रही है, और ये भी एक इंफॉर्मेशन है कि शायद सेबी भी कुछ इस पे इंक्वायरी कर रही है, क्योंकि आप कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट इस तरह से नहीं कर सकते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ इस पे नजर है जी। तो ये एक रिस्की है। किसी भी निवेशक को के लिए बहुत जरूरी है कि आप हमेशा पैसा वहां डालें जहां पे ट्रांसपेरेंसी हो कि आपका पैसा कहां इन्वेस्ट हो रहा है, और जहां पे एग्जिट रूट भी आपके लिए दोनों हो। इस
पर्ल ग्रुप के बारे में एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि इन्होंने लगभग 40% कमीशन दे रहे हैं जो लोग इनके लिए पैसा मोबिलाइज कर रहे हैं, जो कि आज के डेट पे 40% किसी भी इन्वेस्टमेंट में प्रोडक्ट में इतनी कमीशन नहीं दी जा सकती है। तो ये एक शो करता है कि एक डेस्परेशन है ज्यादा से ज्यादा मोबिलाइज करने का। जी, तो ये मेरा इनको सुझाव होगा कि बिल्कुल अब दोबारा नहीं इन्वेस्ट करें। और कंपनीज को, ये जो छोटी कंपनीज हैं, ये एजेंट्स को कमीशन देती हैं और इस तरह से इन्वेस्टर्स को ढूंढती हैं। तो अंशना, आपके लिए राय रहेगी हमारे एक्सपर्ट की तरफ से कि केवल रिटर्न्स देखकर ही आप अपने कदम आगे ना बढ़ाएं, आपको कंपनी की रेटिंग का भी जानकारी लेनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी रेटिंग एजेंसीज हैं, चाहे क्रिसिल है, इक्रा है या केयर है, जो रेटिंग्स देती हैं, जो बाजार में बॉन्ड्स आते हैं, एनसीडीज आती हैं और उसके हिसाब से आपको निवेश करना चाहिए। प्रकाश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इनके लिए अब आपने राय दी है कि इन्हें म्यूचुअल फंड्स का रुख करना चाहिए, कोई फंड्स ऐसे हैं जिनके लिए आप इनको रेकमेंड करेंगे? नहीं, मैं इनको बोलूंगा कि सबसे पहले तो इनको ये डिसाइड करना होगा कि कितने अवधि तक इन्वेस्ट करना चाहती हैं, क्योंकि जब भी अगर आप शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेट आपके लिए ज़्यादा प्रिफर्ड होता है। अगर 3 साल से ज़्यादा का होराइजन रखती हैं तो आपके लिए इक्विटी ज़्यादा प्रिफरेबल है। अभी हम कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है और आपका जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी यील्ड आपकी कम हो रही है और इक्विटी की रिटर्न बढ़ रही है। तो मेरे हिसाब से आज के डेट पे अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं सोच समझ के अच्छे फंड में, उन फंडों में जहां पे एक लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड है, जिन्होंने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप कर सकते हैं, बट बिल्कुल लॉन्ग टर्म व्यू लेके कीजिएगा। बिल्कुल, तो हमारे एक्सपर्ट की राय है कि आप इन कुछ फंड्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अंजना, आप इनमें निवेश कर सकते हैं। रिटर्न्स का खास ख्याल रखें और साथ ही जब आप पोर्टफोलियो बनाएं तो आप उसमें अपने उम्र, अपने जो आपका लक्ष्य है, कितने आपको रिक्वायरमेंट है, होराइजन, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, उनसे बात करते हैं। किनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं? बताइए किनो, आपने हमें मेल पर भी सवाल भेजा था, आपका रिटायरमेंट प्लानिंग से संबंधित कुछ सवाल है, क्या जानना चाह रही है? एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लगता है उनका सवाल हम ईमेल के जरिए लेना पड़ेगा। इन्होंने ईमेल से शेयर किया था। प्रकाश की उम्र इनकी 36 साल है। ये कहती हैं कि रिटायरमेंट के लिए ईपीएफ के अलावा और कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। फिलहाल इनके पास 7 लाख रुपए जो इनके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जमा है। उसके अलावा ये पूछती हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी के मुकाबले अगर ये न्यू पेंशन स्कीम, जो कि एक सरकारी इंस्ट्रूमेंट है, हालांकि अब ये सभी के लिए ओपन है, इसमें इंडिविजुअल्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें निवेश करना कैसा रहेगा? तो एनपीएस के कुछ फीचर्स और इसमें इक्विटी एक्सपोजर कितना होता है? देखिए, सबसे पहले तो जब आप रिटायरमेंट के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या रिटायरमेंट के लिए आप चाह रहे हैं, तो आपकी अवधि कितनी है? इनकी उम्र अभी 36 साल है और मैं अगर 60 साल का भी अगर एक एज लेता हूं रिटायरमेंट का, तो लगभग 24 साल का है। आपको इतना अगर लंबा अवधि है, जब 24 साल बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आपको हमेशा ऐसे जगह आपको पैसे में लगाना चाहिए जो कि इन्फ्लेशन से ज़्यादा आपको रिटर्न दे। तो 24 साल का पीरियड में इक्विटी से बेहतर और कोई आपके पास विकल्प हो नहीं सकता है। लेकिन इसके साथ एक और बात इनको ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे जैसे आपका जब रिटायरमेंट के आप करीब आएंगे, तो आपकी अपनी पोर्टफोलियो की स्ट्रक्चर को पहले बैलेंस, फिर उसके बाद डेट ओरिएंटेड करना पड़ेगा। तो मैं इनको राय दूंगा, पहले 20 साल आप इक्विटी में रहिए और आखिरी जो 3-4 साल में आप धीरे धीरे डेट का उसको इक्विटी को सेल करके आप डेट उसमें ऐड करते रहिए, बैलेंस बनाइए, और आखिरी का जब 1.5 साल बच जाए तो आपकी पोर्टफोलियो पूरी आपकी डेट होनी चाहिए। तो आप पहले वाले स्टेज में आप क्या करेंगे, आप वेल्थ को ग्रो कर रहे हैं और बाद वाले लास्ट वाले स्टेज में आप वेल्थ को प्रिजर्व कर रहे हैं। तो आपकी वेल्थ एक स्टेज से ग्रो करेगी और उसके बाद आपको उस पर एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और इक्विटी के बारे में मैं बोलूंगा, इनको लार्ज कैप से स्टार्ट करना चाहिए, कुछ अच्छे मिड कैप कर सकते हैं। जो स्कीम्स का नाम मैं बोल सकता हूं, इनको यूटीआई अपॉर्चुनिटी फंड है, एचडीएफसी टॉप 2 फंड है, अच्छा है, बिरला फ्रंटलाइन एक अच्छी फंड है, आपको एचडीएफसी प्रूडेंस बैलेंस फंड में अच्छा है। तो आज के डेट पे ये सारी अच्छी चीजें, अच्छी फंड्स हैं जी। तो यानी कि अगर खास बात देखी जाए पोर्टफोलियो बनाते समय, तो कीनू आप वेल्थ क्रिएशन स्टेज से अभी गुजर रही हैं, उसके बाद धीरे धीरे वेल्थ प्रोटेक्शन स्टेज पर आप जाएंगे। तो क्योंकि अभी आपकी उम्र 36 साल, रिटायरमेंट में काफी सारा समय बाकी है, ऐसे में आप इक्विटी एक्सपोजर ले सकती हैं। एनपीएस के बारे में हमने चर्चा की थी, ब्रीफली आपसे जानना चाहेंगे प्रकाश कि उसमें इक्विटी में कितना एक्सपोजर होता है न्यू पेंशन स्कीम के अंदर? इन्होंने एक इंश्योरेंस पेंशन प्लान और एनपीएस की बात की थी। तो जैसा मैंने आपको बताया, इंश्योरेंस पेंशन प्लान बेसिकली डेट ओरिएंटेड होती है। तो आप अगर पैसा 24 साल के लिए डेट में अगर पड़ा रहेगा, तो आपकी रिटर्न निश्चित तौर पे ज़्यादा नहीं होगी। तो बाय द टाइम आपको जब रिटायरमेंट की जरूरत होगी, तो आप इक्विटी में जितना आपको पैसा होना चाहिए उसका लगभग आधा से भी कम होगा।
न्यू पेंशन स्कीम में आपको 50% तक आप इक्विटी में डाल सकते हैं। तो मैं तो इंश्योरेंस पेंशन प्लान के लिए बिल्कुल इनको सजेस्ट नहीं करूंगा। न्यू पेंशन प्लान में डाल सकते हैं, बट उसके अंदर भी अगेन आपको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि आपका 50% जो पैसा है वो डेट साइड में होगा, चाहे वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में हो या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो, तो वो आपके रिटर्न को थोड़ा सा पीछे करेगा। मेरा एडवाइस इनको हमेशा होगा कि बजाय इन दोनों को देखने के आप पीपीएफ देख सकते हैं, वो एक बेटर ऑप्शन है। ईपीएफ आपके पास ऑलरेडी है और आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में डालिए और एक एसेट एलोकेशन ढंग से कीजिए और लास्ट में उसको बैलेंस करते हुए फिर बाद में डेट में आप चले जाइए। बिल्कुल। तो अगर एक नटशेल में बात कही जाए तो एनपीएस में अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं, एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन केवल एनपीएस से ही अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं करें, बल्कि कुछ इक्विटी फंड्स का सहारा ले सकती हैं। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने पहले ही बताया कि आप शुरुआत करें लार्ज कैप फंड से, कुछ मिड कैप भी उसमें शामिल कर सकती हैं और धीरे धीरे जब आप वेल्थ क्रिएशन से वेल्थ प्रोटेक्शन स्टेज में जाने लगेंगी तब आपको थोड़ा थोड़ा डेट में शिफ्ट करना होगा। इस तरह से पूरी प्लानिंग होनी चाहिए और अपने समय समय पर आपको गोल भी रिव्यू करने की जरूरत है। तो चलिए वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे, कुछ और सवालों को शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन। अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो पर राय लेना चाहती हैं या फिर निवेश करने की सोच रही हैं तो इस शो का हिस्सा बन सकती हैं। पार्टिसिपेट करने का तरीका बेहद आसान है। SHG हमारा कोड लिखकर अपने नाम के साथ अपना सवाल 57575 पर भेजना होगा। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं। हमारा ईमेल ID shg@znetwork.com। और आपका ये शो अब ट्विटर पर भी मौजूद है। अगर ट्विटर से भी आप जुड़ना चाहती हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है MW_Z_business। आप ट्विटर से जुड़ के हमारे एक्सपर्ट से सीधे सवाल कर सकते हैं, साथ ही शो के लेटेस्ट अपडेट्स जान सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रकाश रंजन सिन्हा, प्रेसिडेंट वेल्थ मैनेजमेंट अजय लता फाइनेंशियल। प्रकाश, पढ़ते आगे कॉल हमारे साथ जुड़ गई है, फोन लाइन पर बात करते हैं उनसे। शुभांगी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए, क्या सवाल है? मैं हर महीने 9,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ जी। तो मैं एक्सपर्ट की राय चाहती हूँ इसके लिए। और आपने कुछ फंड्स भी शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं अपने निवेश के लिए? हाँ, मैंने वो ईमेल में बोला बिल्कुल, आपने ईमेल से हमसे शेयर किए थे। आपसे जानना चाह रहे हैं, ये जो शॉर्टलिस्ट आपने किए हैं फंड्स, ये किसी की सलाह पे किए हैं या फिर आप खुद भी इंटरनेट पे थोड़ी बहुत रिसर्च करते हैं? हाँ, मैंने इंटरनेट पे ही देखा है। चलिए, आपने कुछ 4-5 फंड्स हमें बताए हुए हैं। प्रकाश, अगर इनके शॉर्टलिस्टेड फंड्स देखें तो HDFC टॉप 200 जो एक लार्ज कैप कैटेगरी का एक वेल परफॉर्मिंग फंड है। इसके अलावा IDFC प्रीमियर इक्विटी में भी ये निवेश करने की सोच रही हैं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज एक फंड है, HDFC प्रूडेंस या HDFC बैलेंस्ड, और साथ ही ICICI प्रू डिस्कवरी। प्रकाश, एक तो आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि लार्ज कैप में इनका ज्यादा एक्सपोजर होना चाहिए। जब जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं या जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं, 27 इनकी एज है, ऐसे में इन्होंने ईमेल पर यह भी शेयर किया था कि HDFC टॉप 200 में ये 9,000 में से 4,000 डालना चाहती हैं। बाकी फंड्स में किस तरह से एलोकेट करें और साथ ही मिड कैप में कितने साल का नजरिया लेके चलें? इन्होंने जितने भी फंड सेलेक्ट किए हैं वो सारे बहुत अच्छे हैं। इसमें मैं इनको बधाई दूंगा कि इनको काफ़ी अच्छी जानकारी है म्यूचुअल फंड के, अच्छे परफॉर्म फंड्स के बारे में। एक दो फंड और ये देख सकती हैं अगर चाहें तो, जिसके अंदर मैं बिरला फ्रंटलाइन को बोलूँगा, UTI अपॉर्चुनिटी को बोलूँगा, एक SBI इमर्जिंग बिजनेस, ये भी अच्छी कैटेगरी के फंड है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जब भी आप निवेश करें तो एक चीज आपको बहुत क्लियर होना है कि आप कितने लंबे अवधि तक करना चाहते हैं। क्योंकि इक्विटी के बारे में बहुत बार हमने देखा है कि लोग इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और अगर क्योंकि एक इक्विटी आपको एक इकोनॉमिक साइकिल और बिजनेस साइकिल से जुड़ा हुआ रहता है तो कभी कभी उतार चढ़ाव आता है परफॉर्मेंस में। तो आपकी एक कन्विक्शन होनी चाहिए कि मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूं अच्छे फंड में तो लंबे अवधि तक मुझे रहना है, और मैं जब लंबे अवधि कर रहा हूं तो निश्चित तौर पे मैं 3 साल से ऊपर की बात करूंगा। तो एक तो ये इनको ध्यान देना पड़ेगा। फंड की इन्होंने बहुत अच्छी सिलेक्शन की है और अगर सारे के सारे अगर ये इक्विटी में करना चाहती हैं तो बहुत अच्छी इनकी सोच है, क्योंकि मेरे ख्याल से वेल्थ क्रिएशन में इक्विटी से ज्यादा अच्छा आपको कोई भी नहीं दे सकता है। बहुत जरूरी है कि आप 3 या 4 फंड के अंदर आप डिवाइड कर दें। अगर ये HDFC टॉप 200 में 4,000 डालना चाहती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और बाकी के जो इनके 5,000 हैं वो मेरे ख्याल से एक ये लार्ज कैप किसी और में डाल सकती हैं, एक मिड कैप में डाल सकती हैं। जी,
तो यानी मिड कैप फंड भी आप शामिल कर सकते हैं। और साथ ही आपने पीपीएफ के बारे में मेंशन किया था, तो वही लंबी अवधि के लिए बेहतर विकल्प है, उसमें भी आप निवेश जारी रख सकती हैं। म्यूचुअल फंड में पहली बार निवेश कर रही हैं अगर शुभांगी, तो कुछ केवाईसी नॉर्म्स होते हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं। उसके लिए ज़्यादा कोई बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं है। आपको अपना एक फ़ोटो, साथ ही इसके अलावा एड्रेस प्रूफ और एक आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आप किसी भी ब्रोकर के जरिए, बैंक के जरिए या ऑनलाइन भी अपना फॉर्म सबमिट कर सकती हैं। चलिए बढ़ते आगे। एक एसएमएस यहाँ पर शामिल किया है, राजश्री धाकड़ हैं धुलिया से। ये लिखती हैं, एक लंबा चौड़ा इन्होंने पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर किया प्रकाश। एक टर्म प्लान चल रहा है इनका 2 करोड़ का, जिसमें काफी हेफ्टी प्रीमियम भर रही है 40,000 से ऊपर। साथ ही एलआईसी की जीवन निधि पॉलिसी है। बात करते हैं, फोन लाइन पर जुड़ गई है हमारे साथ राजश्री। पूछिए, क्या सवाल है आपका? 25,000 से। हाँ बताइए, क्या एक्सपर्ट से आप सीधे पूछ सकती हैं। 25,000 से 27,000 कहाँ निवेश करो? अच्छा, और आपने कुछ टारगेट्स भी यहाँ पर लिखे हैं, वो भी एक्सपर्ट से हम पढ़ के बताते हैं कि क्या क्या आप चाहती हैं। 3 साल के अंदर ये शादी करने की सोच रही हैं, ऐसे में इनको तब 5 लाख का कॉर्पस चाहिए होगा। साथ ही इसके 1 साल बाद 5-7 लाख रुपए और इन्हें निवेश करना होगा, यानी कि लगभग देखा जाए तो 3 से 4 साल के अंदर 12 लाख का कॉर्पस, और साथ ही रिटायरमेंट को देखते हुए 50 लाख का कॉर्पस ये सोच रहे हैं 30 साल में। तो ऐसे में क्या सलाह देंगे और कौन कौन से फंड्स आप इन्हें सजेस्ट करेंगे? पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त इनको टर्म प्लान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए टर्म प्लान हमेशा वो लेता है अगर उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट होते हैं, तो कल को भगवान न करे अगर उनके साथ कुछ ऐसा होनी हो जाए तो वो उनके लिए ज़रूरत होता है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इनको उस स्थिति में है कि इनको टर्म प्लान लेनी चाहिए। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि अभी इस वक्त ये डिसकंटिन्यू कर सकती हैं, और वो जो भी पैसा वो इससे बचेगा वो इनको इक्विटी फंड या बैलेंस फंड में डाल सकती हैं, ताकि इनके लिए जब ये कार खरीदने का जो सोच नहीं है उससे हो। दूसरा, मैंने ये देखा कि इनका काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो सारे डेट ओरिएंटेड में है, तो आपको इतने सारे फंड डेट में रखने की जरूरत नहीं है। आपने जीवन निधि भी आपने ले रखा है, तो वो एक आपको अगेन पूरा डेट ओरिएंटेड फंड है। और अगर आप रिटर्न पर्सपेक्टिव से देखिए तो उसमें 6% से ज़्यादा आपको बनने वाला नहीं है। तो मेरा सलाह ये होगा कि आप इक्विटी फंड्स की ओर ध्यान दें, और जैसा कि मैं अभी पहले बता रहा था कि लार्ज कैप से स्टार्ट करें और एसेट एलोकेशन के ढंग से आप अच्छे फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें। बिल्कुल। तो अगर राशि आपके पोर्टफोलियो में देखिए ज्यादातर डेट में है, इसलिए आप डेट के अलावा भी कुछ निवेश करिए। और जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया, अगर आप रिटर्न्स के लिहाज से भी देखेंगी तो आपको इक्विटी में कहीं ना कहीं डेट से बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क जरूर उसमें ज्यादा लेना होगा। और साथ ही टर्म प्लान पर भी ये सलाह रहेगी कि आपको अभी, क्योंकि कोई डिपेंडेंस नहीं है, अभी आप अनमैरिड हैं, तो आपको टर्म प्लान लेने की जरूरत नहीं है। चलिए वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। जो भी शेयर आप खरीदते हैं वो गिर क्यों जाता है? जब भी आप शेयर बेच देते हैं वो बढ़ क्यों जाता है? मुनाफा कम होता है और घाटा ज्यादा। ये सब किस्मत का खेल है, महज एक संयोग या फिर कुछ और? शेयर बाजार के मनोविज्ञान को समझने में हम और हमारे एक्सपर्ट देंगे आपका साथ। सोमवार शाम 4:30 बजे, शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार दोपहर 3:30 बजे। जी बिजनेस, आपका फायदा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन। लास्ट सेगमेंट है, एक ईमेल यहाँ पर शामिल किया है। पूर्णिमा है नई दिल्ली से। ये लिखती हैं, म्यूचुअल फंड में पिछले कुछ समय से निवेश कर रही हैं और अगले 10 साल में ये अभी बने रहना चाहती हैं, लेकिन 10 साल के बाद ये कहती हैं कि जब मैं फंड्स रिडीम करूंगी, यानी जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होंगे उसे रिडीम करने पर क्या कोई TDS या फिर कोई अन्य चार्ज है जो इन्हें देना पड़ेगा? उस समय टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? प्रकाश, 10 साल बाद क्या होगा ये तो बड़ा मुश्किल है कहना किसी के लिए भी, क्योंकि हमारे देश में हर साल टैक्स रूल्स चेंज होते रहते हैं, तो बहुत मुश्किल है कहना 10 साल बाद क्या होगा। फिलहाल जो अभी स्थिति है वो मैं इनको बता सकता हूँ, क्योंकि आज अगर आप पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं और अगर 1 साल से आप ज़्यादा रखते हैं तो इक्विटी के अंदर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। अगर आपको इसके अंदर अगर डेट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है वो आपके इसके हिसाब से लगता है कि 10% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट, विदाउट विद इंडेक्सेशन बेनिफिट और 20% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट लगता है।
तो ये एक आपका है। अगर इक्विटी के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो उसके अंदर आपको कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं है, जबकि डेट के अंदर आपको आज की डेट पे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बढ़ गया है और वो लगभग 25% प्लस सरचार्ज है जी। बहुत सारे निवेशक ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर ये नहीं लग रहा है, बट ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो फंड पे होता है और वो अल्टीमेटली वो आपके पैसे से ही जाता है जी। तो ये मैं बोलूँगा 10 साल बाद क्या होगा बहुत मुश्किल है कहना, बट आप पॉजिटिव रहिए क्योंकि चूंकि हमारे देश में म्यूचुअल फंड अभी एक ग्रोथ वाली स्टेज पे है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी टैक्स रूल होगा वो इन्वेस्टर के हित में ही होगा। बिल्कुल, यानी फिलहाल जो मौजूदा नॉर्म्स कहते हैं पूर्णिमा, तो उस लिहाज से आपको फिलहाल जो भी आप एसआईपी खत्म करेंगे तो आखिरी जो एसआईपी होगी जिसमें 1 साल से कम समय रह जाएगा उसमें आपको एग्जिट लोड देना होगा, अदरवाइज कोई टैक्स इसमें अलग से टीडीएस वगैरह नहीं लगेगा। चलिए आज के शो में इतना ही। प्रकाश आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद। और अपने व्यूअर्स को हम बता दें कैसे आप शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, SHE यानी श्री लिखकर अपना सवाल अपने नाम के साथ 57575 पर भेजना होगा। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी अपने सवाल पहुंचा सकती हैं, SHE@ZNetwork.com ये ईमेल का पता है। याद रहे कि ईमेल से जब आप सवाल भेजें तो सवाल डिटेल में लिखें, साथ ही अपना फोन नंबर उसमें लिखना ना भूलें। चलिए आज के शो में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।